हेलो एवरीवन। ये लेक्चर जो है वो बेस्ड है व्हाट इज इंजन, इंजन के क्लासिफिकेशंस और कितने क्या क्या उसकी टर्मिनोलॉजीज होती हैं उसके ऊपर। बेसिकली कोर्स जो है वो है रिलेटेड है बीई के बेसिक स्टूडेंट्स के लिए और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए। तो इस कोर्स में पर्टिकुलर हम लोग ये देखेंगे इंजन होता क्या है और इंजन को किस टाइप से हम लोग क्लासीफाई करते हैं, उसके वेरियस कंपोनेंट्स क्या हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो कवर करेंगे इस कोर्स में वो है व्हाट इज इंजन। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि इंजन होता है गाड़ियों में, सभी की गाड़ियों में, हम लोगों की गाड़ी में इंजन लगा होता है। और वो जो इंजन होता है वो बेसिक पावर प्लांट होता है अपने व्हीकल का, जो अपने व्हीकल को मोशन के लिए पावर जनरेट करके देता है। ठीक है, द वर्ड इंजन मीन्स एक ऐसा डिवाइस जो कि मैकेनिकल एनर्जी को जनरेट करता है, या जनरेट करना गलत होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी भी फॉर्म को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ठीक है, हम लोग ह्यूमन बॉडीज है, हमारी बॉडी के अंदर हम लोग जानते हैं हम खाना खाते हैं, खाना खाने से जो केमिकल एनर्जी ऑफ फूड है वो हमारी मसल पावर में कन्वर्ट होती है। तो जो मसल पावर है उसको जनरेट करने के लिए अपनी ह्यूमन बॉडी में मायोसिन्स नाम के सेल्स होते हैं। ये मायोसिन्स नाम के जो सेल्स होते हैं वो हमारे ब्लड से के थ्रू मसल पावर जनरेट करते हैं। बायोलॉजी से अपने को ज्यादा कोई मतलब नहीं है, बट इंजन मतलब कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है वो इंजन कहलाता है। मैकेनिकल वर्क जनरली हमको मिलता है एज अ शाफ्ट वर्क, है ना, घूमती हुई जो शाफ्ट है वो एक तरीके से मैकेनिकल वर्क का एग्जाम्पल है, इसको आप शाफ्ट वर्क भी कहते हैं। ठीक है, या किसी भी पार्ट के मोशन के फॉर्म में जो एनर्जी है या पोजीशन के फॉर्म में जो एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी है। बेसिकली हम लोगों को जो इंजन से पावर मिलता है, मैकेनिकल वर्क मिलता है, वो शाफ्ट के रोटेशनल एनर्जी के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इंजन एक ऐसा डिवाइस जो कि आपकी किसी भी टाइप की एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली डील करते हैं हीट इंजन्स के साथ। हीट इंजन्स वो डिवाइसेस, जैसे कि अपन ने पढ़ा इंजन क्या है, कोई भी डिवाइस, ऐसा डिवाइस जो कि किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, हीट इंजन नाम से दिख रहा है हीट, मतलब ये हीट को एज इनपुट यूज करेगा और हीट इंजन आपको आउटपुट में क्या प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल वर्क या शाफ्ट वर्क प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हीट इंजन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट हीट एनर्जी टू मैकेनिकल वर्क और मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी कहां से मिलेगी हमें, बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स। जनरल वे जो है हीट जनरेट करने का वो कंबशन है। ठीक है, ऐसे भी इंजन हैं जिसके अंदर बिना कंबशन के भी हीट जनरेट अपन कर सकते हैं। जैसे कि आप न्यूक्लियर पावर की बात करें तो न्यूक्लियर पावर के केस में चेन रिएक्शन परफॉर्म करवा के अपन हीट जनरेट करते हैं। तो हीट तो जनरेट होती है बट वो कंबशन की प्रोसेस नहीं है। कंबशन किसको बोलते हैं, केमिकल का रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे अपने बॉडी के अंदर अपन फूड की रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से, वो रेस्पिरेशन कहलाता है ना। सिमिलरली अगर किसी केमिकल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर प्रोवाइड करूं तो वो कंबस्ट होना स्टार्ट कर देगा, उसका जलना शुरू हो जाएगा और वो आपको हीट एनर्जी प्रोवाइड करने लगेगा। तो हमारे बेसिकली हीट इंजन्स करते क्या है, केमिकल को बर्न करते हैं हम लोग, केमिकल को बर्न करने के बाद में हमें मिलती है हीट एनर्जी। हीट बोले तो ऊष्मा। हीट एनर्जी को हम लोग किसी तरीके से फिर कन्वर्ट करवाते हैं किसमें, मैकेनिकल वर्क में। तो हीट इंजन बेसिकली एक सिस्टम है हीट इंजन जिसमें इनपुट जो है वो क्या है, हीट एनर्जी,
हीट एनर्जी कहां से मिलेगी आपको? बाय कंबशन ऑफ फ्यूल दैट इज एनी केमिकल सब्सटेंस, एनी केमिकल, और हीट इंजन उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करेगा। वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो आप लोगों को शायद पहले से नॉलेज होगा कि थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास कुछ बेसिक प्रोसेस होती है, जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर को अपन आइसोथर्मल बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, या जिसको आप रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हो। हीट इंजन के अंदर इस टाइप की कुछ प्रोसेसेस का एक कॉम्बिनेशन होगा, ये एक साइकिल के अंदर वर्क करेगा और आपको फाइनली क्या प्रोवाइड करेगा? मैकेनिकल वर्क। ठीक है, एक वर्ड मैंने बोला यहाँ पे कि हीट इंजन एक साइकिल में वर्क करेगा। दैट मींस जो भी प्रोसेसेस हीट इंजन के अंदर होगी वो बार बार रिपीट होगी। जैसे हमारी लाइफ में हम लोग जो बॉडी के अंदर हीट वर्क जनरेट करते हैं तो अपनी प्रोसेस डे टू डे रिपीट होती है। कैसे? हम लोग सुबह खाना खाते हैं, दिन भर काम करते हैं, शाम को खाना खाते हैं, काम करते हैं, देन सुबह जाके एग्जॉस्ट मारते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वापस वही चीज अपन रिपीट करते हैं। फूड का इनलेट होता है, एनर्जी जनरेशन होता है, वर्क होता है, देन अगले मॉर्निंग पे वापस एग्जॉस्ट होता है। ठीक है, एग्जॉस्ट अपन टाइम टू टाइम अलग अलग जगहों पर भी करते रहते हैं। तो हीट इंजन बेसिक डिवाइस जो कि हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वर्क में, इस हीट इंजन की प्रोसेस बार बार रिपीट होती है, इसलिए हम लोग इसको डिफाइन करते समय ये बोल सकते हैं हीट इंजन इज अ साइक्लिक डिवाइस, है ना, which undergoes in a cycle and used to convert heat energy into mechanical work, है ना। हीट इंजन क्या है? एक साइक्लिक डिवाइस है जो कि एक साइकिल के अंदर काम करता है, जिससे कि वो हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर सके किसके अंदर? मैकेनिकल वर्क के अंदर। ठीक है, इंजन्स में बात की अपन ने कंबशन की, इंजन्स में बात की हमने किसकी? कंबशन की। अब आप लोगों को पता है कंबशन करने के लिए आपको एक प्लेस की जरूरत होती है। ठीक, अगर आप इंजन की वो पर्टिकुलर प्लेस जिस जगह पर आपको मैकेनिकल वर्क जनरेट करना है उसी जगह पर आप कंबशन की एक्टिविटी को परफॉर्म करवाओ तो वो कहलाता है इंटरनल कंबशन इंजन्स। और अगर आप हीट एनर्जी किसी और जगह पर जनरेट करो, जैसे अपन बॉयलर्स के केस में करते हैं, फर्नेस के अंदर हीट एनर्जी जनरेट करते हैं, उस हीट को अपन वाटर को देते हैं, वाटर बॉयल होकर स्टीम बनता है, देन स्टीम को हम लोग टरबाइन के अंदर या स्टीम सिलेंडर के अंदर एक्सपांड करवा के वर्क निकालते हैं। तो कंबशन की प्रोसेस कहाँ हो रही है? बॉयलर के अंदर। स्टीम आपको मैकेनिकल वर्क कहाँ करके दे रही है? सिलेंडर के अंदर या टरबाइन के अंदर। तो ये इसमें कंबशन कैसा हो रहा है? आउटसाइड दी टरबाइन, है ना, जहां मैकेनिकल वर्क मिल रहा है उस जगह पर अपन कंबशन की प्रोसेस स्टीम इंजन के केस में नहीं करवा रहे। या अपनी बाइक वाला इंजन देख लो, अपनी बाइक में जो आगे जो सिलेंडर लगा होता है ना, बाइक के नीचे आपने देखा होगा एक बड़ा सा डब्बा रखा होता है, वो डब्बा वो बेसिकली इसको अपन इंजन बोलते हैं, है ना। फ्यूल उसी इंजन के अंदर बर्न होता है, आपको कहीं और जगह पे पेट्रोल जलाने की जरूरत नहीं होती। वो जो कंपार्टमेंट दिया है आपने, छोटा सा ब्लॉक जो बनाया है, उसी ब्लॉक के अंदर उसका कंबशन भी होगा, उसी ब्लॉक के अंदर आपको गैसेस का एक्सपांशन मिलता है, उसी ब्लॉक के अंदर आपको मैकेनिकल वर्क मिलता है। ठीक है, तो कंबशन में सिलेंडर के अंदर करवा सकता हूं, मतलब जहां पे मुझे मैकेनिकल वर्क जनरेट करना है उसी जगह पे करवा सकता हूं, या कंबशन में उस पर्टिकुलर प्लेस के बाहर करवा सकता हूं। तो इंजन बेसिकली हम लोग दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, टाइप्स ऑफ इंजन्स। बेसिक क्लासिफिकेशन जो इंजन का है वो है आपका फर्स्ट एक्सटर्नल कंबशन इंजन, एंड सेकंड इंटरनल combustion engines।
External combustion engines are devices or engines in which the combustion takes place outside the engine cylinder. ये सिलेंडर वो जगह जहां पर आप मैकेनिकल वर्क को जनरेट करने वाले हैं, मतलब जहां पर आपकी हीट एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होगी, उस जगह के अलावा आप किसी और जगह पे हीट एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। कंबशन की प्रोसेस आउटसाइड द इंजन सिलेंडर। इन इंटरनल कंबशन इंजन्स कंबशन टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर ही हमारा फ्यूल बर्न होगा, और फ्यूल को बर्न करवाने के लिए जो भी आप ऑक्सीजन का यूज कर रहे हो या जनरली अपन फ्रेश एयर का यूज करते हैं, ठीक है। अपनी बाइक जो है वो सक्शन के अंदर एयर को सक करती है, ठीक है। एयर का जो ऑक्सीजन होता है वो कंबशन में पार्टिसिपेट करता है, नाइट्रोजन होता है वो कंबशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि एयर इसलिए यूज कर लेते हैं कि एयर सस्ता है। अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर देने की जगह अपन सिंपली जो मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है एयर, उसको लेकर अपन कंबशन करवाते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंजन्स में हम लोग देखते हैं जनरली एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स और इंटरनल कंबशन इंजन्स। एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स वो इंजन्स जिसके अंदर की कंबशन की प्रोसेस सिलेंडर के बाहर होगी, और इंटरनल कंबशन इंजन्स वो इंजन्स जिसमें कंबशन की प्रोसेस सिलेंडर के अंदर होगी, ठीक है। हमारा कोर्स बेसिकली रिलेटेड है किसके साथ में, इंटरनल कंबशन इंजन्स के केस में, ठीक है। तो अब अगर बात करूं डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंबशन इंजन्स एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स, डिफरेंस बिटवीन internal combustion engines and external combustion engines. एक होता है आईसी, होता है ईसी, इनके बीच में अगर बेसिक डिफरेंस देखे जाए तो अगर मैं मानता हूं कि ये वो प्लेस है जिसके अंदर आपका टोटल अरेंजमेंट गिवन है, आप लोगों को जनरल इतना तो पता है कि एक इंजन के पास एक सिलेंडर होता है और एक पिस्टन होता है, और वो रीजन होता है इसके अंदर, वो वॉल्यूम होता है जिसके अंदर आपको अपनी सारी एक्टिविटीज या सारी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करवानी होती है, ठीक है। सिलेंडर के इस रीजन के अंदर हम लोग कंबशन करवाते हैं। इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। ये क्या है, सिलेंडर, ये क्या है, पिस्टन। तो आपने एक प्लेस प्रोवाइड कर दी है ना, जनरल लेआउट ऐसे ही होता है कि आपने एक प्लेस प्रोवाइड कर दी, इसी के अंदर कंबशन होगा, इसी के अंदर एक्सपांशन हो जाएगा, पिस्टन डाउनवर्ड मूव होगा और आपको अपना पिस्टन के मोशन के फॉर्म में मैकेनिकल वर्क मिल जाएगा। देन इस पिस्टन के मोशन को आप कन्वर्ट कर लेते हो क्रैंक के रोटरी मोशन में, तो आपको शाफ्ट वर्क भी मिल जाता है, ठीक है। बट बेसिक देखे जाए तो कंबशन अंदर हो रहा है, अपने को ये दिखाना है अभी। तो ये पहला है इसका। तो बेसिक डेफिनेशन जो है वो फर्स्ट डिफरेंस ऑलवेज, मतलब जब भी आपको डिफरेंस लिखने को आए तो आप बेसिक डेफिनेशंस को एज अ डिफरेंस यूज कर सकते हो। एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स में आप लोगों ने पढ़ा है एक बॉयलर सेगमेंट होता है, एक जनरल अगर लेआउट देखें अपन इसका, बॉयलर के अंदर यहां होता है फर्नेस, फर्नेस वो जगह प्लेस वेयर कंबशन एग्जीक्यूट, वो जगह जहां पर आपको फ्यूल को जलाना है, आग लगाने का काम इस जगह पर होता है, ठीक है। बॉयलर से निकलती है आपकी स्टीम, और स्टीम जाती है अगेन, अगर मैं सिंपल लेआउट बताऊं तो एक सिलेंडर और एक पिस्टन अरेंजमेंट, और स्टीम का
एक्सपांशन। ठीक है, सिलेंडर के अंदर स्टीम एक्सपांड होगी, पिस्टन मूवमेंट मिलेगा। पिस्टन मूवमेंट आपको अगेन वही चीज जो यहाँ पर हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली सेम चीजें होंगी। अपने को मेन चीज ये है कि कंबशन में इस जगह पे करवाऊंगा जो कि इस इंजन सिलेंडर के बाहर होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि इसमें कंबशन यही हो रहा है, हीट एनर्जी यही जनरेट हो रही है, प्रेशर यही जनरेट हो रहा है और यहीं की यहीं वो एक्सपांड हो जाएगा। इसके केस में क्या हो रहा है, कंबशन यहाँ हो रहा है, यहाँ से ये हीट फ्लो होगी इस वाटर तक, वाटर बॉईल होगा, उसके बाद ये स्टीम जनरेट होकर यहाँ तक जाएगी। क्या हो रहा है, ये हॉट गैसेस यहाँ जनरेट हुई, हॉट गैसेस पानी को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगी और जब भी एनर्जी ट्रांसफर होगा तब आपको उस एनर्जी ट्रांसफर के लिए कुछ न कुछ कॉस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे सीधी सी बात है, अगर आपने देखा हो पेपर्स में ऐड आते हैं, तो वो बोलता है कि ब्रोकर्स भाई लोग, बंधु लोग क्षमा करें, कुछ मकान का ऐड आता है तो वो क्यों देते हैं ऐसा, क्योंकि अगर बीच में ब्रोकर आता है तो कुछ पैसा ब्रोकर को भी देना पड़ता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो, अगर डायरेक्टली मकान मालिक से कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो मकान मालिक से डायरेक्ट आप मकान ले लोगे, आपको कोई ब्रोकरशिप का लॉस नहीं होगा। मनी इज अ टाइप ऑफ हीट, मनी इज एनर्जी, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपने मकान मालिक से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उससे कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में आपको मकान डायरेक्टली मिल गया, आपको अपनी मैक्सिमम एनर्जी जो है वो आउटपुट में मिलने के चांसेस है। ठीक है, अब मकान खराब निकल जाए और आपकी एनर्जी लॉस हो जाए तो ये ब्रोकर की तो गलती नहीं है, आपने एक ब्रोकर वाला लॉस तो यहाँ पे सेव कर लिया। इसके केस में क्या है, इसके केस में एक ब्रोकर यहाँ बैठा है, कौन सा, कि ये जो फ्यूल बर्न हुआ है वो फ्यूल अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा वाटर को, तो जब फ्यूल अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा वाटर को, एक लॉस यहाँ पे मिलेगा आपको। वाटर से स्टीम जनरेट होगी, वो स्टीम इन पाइप से जाकर फ्लो होगी। पाइप को आप कंप्लीटली इंसुलेशन तो नहीं बना सकते, इनका कंप्लीटली इनको पूछ अलग नहीं बना सकते, जिन पाइप में से अपना स्टीम फ्लो हो रही है उसको अपन कंप्लीटली उससे हीट का लॉस को रोक नहीं सकते, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हीट लॉस होगी, कुछ हीट लॉस इस जगह पे होगी, उसके बाद यहाँ एक्सपांशन होगा। अगेन इस पर्टिकुलर सिलेंडर पोर्शन के अंदर भी कुछ ना कुछ लॉसेस तो मिलेंगे, फ्रिक्शनल लॉसेस है पिस्टन और सिलेंडर के बीच में, तो इसके केस में लॉसेस होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है, क्योंकि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशंस क्या करने पड़ रहे हैं, ज्यादा करने पड़ रहे हैं। इसलिए जनरली जो स्टीम इंजन्स होते हैं उनके बारे में अपन बोल सकते हैं क्या, लो एफिशिएंसी, है ना, एफिशिएंसीज मैक्सिमम इनकी 10 to 15% होती है, 10 to 15%। और इसके केस में हाई इफिशिएंसी, हाई इफिशिएंसी कैसे, अप्रोक्सीमेटली इसकी इफिशिएंसी जो है वो 20 to 35% तक जाती है। 35% मैक्सिमम बता रहा हूँ, अल्टीमेटली 30% के अंदर अंदर ही होती है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा है। ठीक, थर्ड डिफरेंस हम लोग जो देखते हैं यहाँ पे, अब जैसे ये तुमको दिख रहा है कि एक ही सिलेंडर है, एक ही पिस्टन है, यहीं पे आग लगानी है, यहीं पे एक्सपांड करवाना है। डिवाइस छोटा है, ये कम्पैक्ट है, छोटा है तो वेट भी कम है, इसका डिवाइस बड़ा है ना, हर जगह इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। पुराने स्टीम इंजन अपन देखते हैं कि स्टीम इंजन काफी बड़ा होता है, सेम स्टीम इंजन अपने कार्स में भी लगाया था शुरू में, लेकिन काफी बल्कि होता था। ये पुरानी जो कार्स थी, जो फर्स्ट कार्स जनरेट हुई थी, वो बेसिक अपना इंजन जो आया था मार्केट में वो स्टीम इंजन ही था। तो अपन क्या लिख सकते हैं, लेस वेट एंड साइज, और इसके केस में हैवी एंड लार्ज साइज। बेसिक डिफरेंस अपना इंटरनल कंबशन इंजन और
एक्सटर्नल कंबशन। अब अपने को बात किसके ऊपर करनी है, इंटरनल कंबशन इंजन के ऊपर। तो अपने को समझ में आया, अभी अपन ने क्या पढ़ा, इंजन एक ऐसा डिवाइस जो कि कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में, है ना। हीट इंजन्स बेसिकली दो टाइप से होते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन्स और एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स। इंटरनल कंबशन इंजन्स वो जिसके अंदर फ्यूल का कंबशन इंजन सिलेंडर के अंदर ही होगा, और एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स वो जिसमें फ्यूल का कंबशन हम लोग इंजन सिलेंडर के बाहर करेंगे, यानी उस प्लेस के बाहर करेंगे जहां पर आपको मैकेनिकल वर्क मिल रहा है। ये इसी जगह पे मैकेनिकल वर्क मिल रहा है फाइनल, इससे आउटसाइड में आपका कंबशन होगा फर्नेस के अंदर, ठीक है। अब इंटरनल कंबशन इंजन्स डेफिनेशन तो समझ में आ गई, ठीक है। कि कंपोनेंट्स अपन देखते हैं पहले कि अगर इंटरनल कंबशन इंजन हमको बनाना है तो एक बेसिक कंपोनेंट्स क्या है। वैसे तो टेक्नोलॉजी अपनी बहुत आगे बढ़ गई है, तो अपने पास इंजन के अंदर अब नए कंपोनेंट्स एडअप हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स भी एडअप हो गए, लेकिन अपन अभी इंजन कंपोनेंट्स के अंदर वो बेसिक कंपोनेंट्स देखेंगे जिनसे इंजन की क्या हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी, जो बेसिक कंसेप्ट जो आया था अपने पास। कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन। अब आप खुद सोचो कि आपको क्या क्या कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहले आप एक सिलेंड्रिकल प्लेस लोगे, ठीक है। आईसी इंजन के अंदर अपन अगर बेसिक बात करें तो सबसे ज्यादा चलने वाले इंजन होते हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन, जिसमें एक पिस्टन और एक सिलेंडर हो। तो अपन पिस्टन सिलेंडर वाले इंजन का ही एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या चाहिए, सिलेंडर, इसको कहते हैं सिलेंडर ब्लॉक, ठीक है। सिलेंडर ब्लॉक के बाद इसके अंदर एक साइड से आप इसको करते हो क्लोज, टॉप पोर्शन जो होता है इसको अपन बोलते हैं, मैकेनिक लोगों की जो बेसिक प्रॉब्लम है वो यहीं से शुरू होती है। आप कभी भी इंजन लेके जाओ, किसी भी टाइप की आवाज होगी तो बोलेंगे साहब हेड और ब्लॉक का काम करना है ना। तो उनकी स्टार्टिंग यहीं से होती है कि हेड और ब्लॉक का काम करना है, इसके बिना तो इंजन चलेगा ही नहीं आपका। हेड जो टॉप है वो हेड वो जगह जहां पर आप अपने बाकी एक्सेसरीज को माउंट करते हो, जैसे आपका वॉल्व्स हुए, स्पार्क प्लग हुआ या फ्यूल इंजेक्टर हुआ, है ना, दोनों वॉल्व्स ऊपर आएंगे। पिस्टन के अंदर रेसिप्रोकेट करने के लिए एक कंपोनेंट चाहिए अपने को, सॉरी सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करने के लिए एक कंपोनेंट चाहिए अपने को, वो होता है हमारा पिस्टन। ठीक है, ये तो एक कंपार्टमेंट अपन ने बना लिया कि इसके अंदर अपन अपना वर्क करवाएंगे। सिलेंडर के अंदर गैसेस आप इन कैसे करवाओगे, तो आपको एक वॉल्व अरेंजमेंट चाहिए, उसको आप क्या बोलते हो, इनलेट वॉल्व, जो ओपनिंग के लिए काम आएगा। और जो आया है उसको जाना भी पड़ेगा, तो एक एग्जॉस्ट वॉल्व, तो एक हमारे पास इनलेट वॉल्व और एक होगा हमारे पास
एग्जॉस्ट फॉर्म। इसके बाद फ्यूल को कंबशन के लिए अपन जनरली यहां पर लगा के दिखा देते हैं स्पार्क प्लग, ठीक है। स्पार्क प्लग डीजल इंजन के केस में इस स्पार्क प्लग की जगह पे क्या आएगा, फ्यूल इंजेक्टर, जो कि डीजल का स्प्रे करेगा। पिस्टन के ऊपर लगी होती हैं पिस्टन रिंग्स, ठीक है। तो इंजन ब्लॉक जो है वो ब्लॉक सिर्फ स्पेस प्रोवाइड करता है गैसेस को एक्सपांड करवाने के लिए, कंप्रेस करवाने के लिए, उनका कंबशन करवाने के लिए। हेड एक टाइप से पैकिंग देता है, प्लस हेड हमको काम आता है ये वेरियस कंपोनेंट्स माउंट करने के लिए। हेड के ऊपर ये सारे इनलेट वॉल्व्स और स्पार्क प्लग या फ्यूल इंजेक्टर्स माउंट किए जाते हैं। पिस्टन सेकेंड पोर्शन देता है जो कि मोशन प्रोवाइड करेगा। जो फ्यूल का एक्सपांशन है, फ्यूल के एक्सपांशन से जो आपको मैकेनिकल वर्क मिला है वो सबसे पहले कहाँ मिलता है, पिस्टन के ऊपर। तो पिस्टन वो कंपोनेंट जिसको गैसेस धक्का देकर मोशन में लेके आती है, तो मोशन सबसे पहले अपने को कहाँ दिखाई देगा, पिस्टन के ऊपर। गैसेस अब अंदर हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे गैसेस है, ठीक है। अंदर क्या है, गैसेस है। ये गैसेस लीक ना कर जाए, लीकेज के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे क्या, पिस्टन रिंग्स। पिस्टन की सरकमफेरेंस पे लगी होती है पिस्टन रिंग्स। पिस्टन रिंग्स दो टाइप की होती है, प्रेशर रिंग और दो टाइप की होती है ना, नहीं पता वो भी, चल। एक होती है प्रेशर, ठीक है। प्रेशर रिंग बेसिकली प्रेशर को कंट्रोल करती है, और जो ऑयल रिंग होती है वो लुब्रिकेशन का काम करती है। उसमें होल्स होते हैं, होल्स के पोर्स के कारण जो ऑयल है वो सिलेंडर की वॉल पे आ जाता है। उसके मोशन के अंदर जो फ्रिक्शन है उसको कम करने के लिए ऑयल का यूज होता है। तो पिस्टन रिंग्स, पिस्टन के पास जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है वो आप प्रोवाइड करते हो किसको, कनेक्टिंग रॉड को। तो पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन जाता है किसके पास, कनेक्टिंग रॉड के पास। है ना। कनेक्टिंग रॉड कैसे मूव करती है, पिस्टन की या रेसिप्रोकेटिंग, अप एंड डाउन। कनेक्टिंग रॉड ऑसिलेशंस अबाउट दिस फल्क्रम, इसको क्या बोलते हो, गजन पिन, और सिंपल लैंग्वेज में अपन बोल सकते हैं इसको पिस्टन पिन। गजन पिन और पिस्टन पिन। देन कनेक्टिंग रॉड का जो सेकेंड एंड है वो कनेक्ट होता है, ये ट्राई करना कि ये सेम एक्सिस पे बने। सेकेंड एंड है, कनेक्ट होता है क्रैंक से, और क्रैंक के पास आपको जो मोशन मिलता है वो रोटेशन मिलता है, ठीक है। किसी भी मशीन एलिमेंट का वो कंपोनेंट जो कंप्लीट रोटेशन कर सकता है उसको क्रैंक बोलते हैं। तो जब भी अपन क्रैंक की बात करेंगे मतलब वो ऐसा एलिमेंट है जो पूरा रोटेशन मार सकता है। कनेक्टिंग रॉड कैसा मोशन कर रहा है, ऑसिलेटरी। पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग। काम क्या है पिस्टन का, गैसेस के एक्सपांशन से अपने आप को मोशन देना, और पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन। पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंक के रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को यूज करते हैं बीच में ये लिंक जिसको बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। अब अगर कंपोनेंट्स का ये देखें कि ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं और ये तो खुला तो पड़ा नहीं रहेगा, इस खुला नहीं है, तो यहाँ पे लोअर पोर्शन जो है
ये पूरा एक केसिंग में बंद है। गुड। आप लोग डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाना। इसको क्या बोलेंगे, किसको रखा है इसमें, क्रैंक है ना। इसको थोड़ा बड़ा बनाना ताकि ये क्रैंक पूरी घूम पाए नीचे से, और इतनी स्पेस तो होनी चाहिए ना कि क्रैंक घूमे। क्रैंकेस, क्रैंकेस के अंदर कई बार जो अगर 4 स्ट्रोक इंजन है हमारा, तो यहाँ पर हम लोग ऑयल सम बनाते हैं। ऑयल जो आप लोग अपनी बाइक्स में ऑयल डालते हैं वो इसी जगह पे आके एक्यूमुलेट होता है, फिर यहाँ से वो लुब्रिकेशन के लिए पूरे इंजन में फैलाया जाता है। और जैसे कि 2 स्ट्रोक इंजन है तो उसमें अपन स्कूटर्स के अंदर पेट्रोल के साथ ही ऑयल को मिक्स कर देते हैं, उसको बोलते हैं मिक्स्ड लुब्रिकेशन, है ना। तो उसके केस में आपको इस क्रैंक केस की जरूरत नहीं पड़ती, बट उस केस में भी ये क्रैंक केस यूटिलाइज होता है फॉर इनलेट प्रोसेस और प्री कंप्रेशन प्रोसेस, है ना। इनलेट जो होता है वो यहीं पे होता है, क्योंकि आपको उस केस 2 स्ट्रोक के केस में दोनों तरफ प्रोसेस करवानी पड़ती है, पिस्टन के ऊपर भी पिस्टन के नीचे। बेसिक इंजन के अंदर जो मेन प्रोसेसेस हो रही है वो किसके अंदर हो रही है, इंजन के अंदर और पिस्टन के जस्ट ऊपर, ठीक है, हेड वाली साइड पर। तो इंजन के कंपोनेंट्स टॉप टू बॉटम अगर मैं बोलूं तो क्या, सिलेंडर हेड जो कि अपर पोर्शन से आपके सिलेंडर को क्लोज करेगा, सिलेंडर जिसके अंदर मेन प्रोसेसेस आप अपनी कंप्लीट कर पाओगे, सिलेंडर के बाद पिस्टन जो कि सिलेंडर के सेकेंड एंड से उसको क्लोज करेगा, पिस्टन वो चीज जिसके ऊपर आपको अपना फर्स्ट मोशन दिखेगा, किसके फॉर्म में, रेसिप्रोकेटिंग फॉर्म में। देन पिस्टन के ऊपर ये रेसिप्रोकेटिंग एनर्जी को आप कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, क्रैंक कनेक्टिंग रॉड के ऑसिलेशंस में, और कनेक्टिंग रॉड के ऑसिलेशंस आपको क्रैंक के रोटेशन में कन्वर्ट होते दिखाई देंगे। पिस्टन के इस एंड को बोलते हैं, पिस्टन के पास ये जो एंड है इस पे आपने पिस्टन पिन लगाई है, क्रैंक से कनेक्टिंग रॉड जो कनेक्ट होती है यहां पर बोलते हैं अपन इसको क्रैंक पिन, ठीक है। और ये शाफ्ट जिस पे क्रैंक माउंटेड है, क्रैंक शाफ्ट, वो शाफ्ट जिसके ऊपर क्रैंक माउंटेड है और जिसके अबाउट क्रैंक रोटेट कर रही है वो कहलाता है क्रैंक शाफ्ट, ये अपना क्रैंक केस, ठीक है। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स है जो अपने को इंजन के अंदर देखने को मिल सकते हैं, सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। उसके बाद पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को ज्वाइन करने वाली पिन, पिस्टन पिन या गजन पिन, पिस्टन कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक को ज्वाइन करने वाली पिन, क्रैंक पिन। एक और चीज, इस एंड को गजन पिन एंड को अपन लोग पिस्टन का स्मॉल एंड भी बोलते हैं, और इसको पिस्टन का बिग एंड भी बोलते हैं। कनेक्टिंग रॉड के 2 एंड्स होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। सिंपल जो छोटा है वो स्मॉल एंड है, स्मॉल एंड ऑलवेज किस साइड पे लगा होता है, पिस्टन साइड पे, और बिग एंड जो है वो बड़ा होता है और वो किस पे लगा होगा, क्रैंक वाली साइड पे, ठीक है। पिस्टन की रिंग्स, इनलेट वॉल्व्स, आउटलेट वॉल्व्स। अब वॉल्व्स को मोशन देने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, नहीं, वॉल्व्स के ऊपर मोशन जाता है रॉकर आर्म से। ये यहाँ पिवोटेड होती है, ठीक है, और रॉकर आर्म कनेक्टेड होती है पिस्टन रॉड से। वो रॉड्स कनेक्टेड होती है क्रैंक से, क्रैंक से पावर जाता है कैम शाफ्ट को,
कैम्स उस रॉड को मोशन कर देती है, मतलब कैम मतलब आपने देखा होगा ऑफसेट एलिमेंट्स होते हैं जो कि रोटरी मोशन को किसमें कन्वर्ट करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कैम्स, इससे पावर जाएगी कैम को, कैम से पिस्टल रॉड, पिस्टल PISTOL, पिस्टल रॉड पुश करती है आपके रॉकर आर्म को। रॉकर आर्म एक तरफ से पिवोटेड होती है तो वो ऑसिलेट करेंगी, वो ऑसिलेट करके इस वॉल को पुश करेंगे, वॉल नीचे आएगा तो ये ओपन हो जाएगा और ये वापस ऊपर जाएगा तो क्लोज हो जाएगा। ये स्प्रिंग से माउंटेड है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म अपन साथ वाला नहीं दिखाते, बट वो भी क्या है, इंजन के पार्ट्स हैं जो वॉल्व को ओपन और क्लोज करने के काम आते हैं। क्या क्या होता है, रॉकर आर्म, पिस्टल रॉड, कैमशाफ्ट, है ना, कैम्स। और कैमशाफ्ट किससे कनेक्टेड होगी, इंजन की क्रैंकशाफ्ट से। कैमशाफ्ट बोले तो कैम जिस शाफ्ट के ऊपर रोटेट कर रही है वो किससे कनेक्टेड होगी, क्रैंकशाफ्ट से। तो क्रैंकशाफ्ट से कुछ पावर जाएगा कैम को, कैम से पावर जाएगा इधर, तो ये आपके एनर्जी इनपुट्स हो गए सारे। बाकी जो कंबशन से जो मिल रहा है वो मिलेगा ही मिलेगा अपने, ठीक है। तो ये बेसिक इंजन के कंपोनेंट्स, सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, पिस्टन पिन, क्रैंक पिन, पिस्टन रिंग, क्रैंक केस, सबका यूज पता है। इनलेट वाल्व गैसेस के या फ्यूल एयर मिक्सचर के इनलेट के लिए, एग्जॉस्ट वाल्व्स इनके कंबशन के बाद में जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर करवाने के लिए, स्पार्क प्लग या फ्यूल इंजेक्टर्स डीजल इंजन के केस में फ्यूल को स्प्रे करवाने के लिए अप्रोप्रिएट टाइम पे कि भैया आप मुझे इसको जलाना है तो आग लगानी है, उस टाइम पे अपन डीजल स्प्रे करते हैं। और पेट्रोल इंजन के केस में स्पार्क प्लग जो कि चिंगारी प्रोवाइड करता है ताकि अंदर का पेट्रोल जल सके, ठीक है। पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन देगा, फर्स्ट एनर्जी इसके ऊपर ही मिलेगी आपको। पिस्टन रिंग्स गैसेस के लीकेज को रोकने के लिए, और ऑयल रिंग्स होती है हमारी इंजन की, ये जो सिलेंडर की जो इनर सरफेस है, इनर वॉल्स है, उसके ऊपर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। ऑलवेज पिस्टन में आपको 3 रिंग्स तो देखने को मिलेंगी। 2 होंगी आपकी प्रेशर रिंग्स जो कि गैसेस का जो प्रेशर है उसको पैक करने के लिए पैकिंग लगती है। अब इसके बाद जितने भी ये पॉइंट्स हैं, यहाँ से लीकेज के चांसेस हैं, तो यहाँ पर आप गैस किट लगाते हो, वो हरे कलर की देखी होगी आपने, है ना, हरे कलर की गैस किट, ताकि किसी भी टाइप का लीकेज नहीं हो। जिसकी गाड़ी की गैस किट खराब हो जाती है उसकी गाड़ी के इंजन पे ऑयल दिख जाएगा, ऑयल के साथ में धूल लगी दिख जाएगी, तो जिसका इंजन काला दिख रहा है समझ लो कि गैस किट खराब है। मेरी गाड़ी की देख सकते हैं, तो गैस किट। और ये सब चीजें कनेक्टेड किससे होती हैं, एक लंबा सा बोल्ट या स्क्रू डाल के, बोल्ट स्क्रू नहीं, बोल्ट या स्टड, ठीक है। स्टड्स वो होते हैं जिसके दोनों एंड्स पे हेड नहीं बने होते हैं, बोल्ट वो होता है जिसके एक एंड पे हेड होता है। तो ये स्टड है, इसके दोनों एंड्स पे आपने क्या डाल दिए, थ्रेड्स डाल दिए। तो ये पूरी रॉड अंदर गई, एक नट यहाँ से लगाया, एक नट ऊपर से मोड़ दिया, ये पूरा इंजन आपका पैक, ठीक है। तो इंजन के कंपोनेंट्स की बात अगर करें तो क्या क्या, हेड, ब्लॉक, ठीक है, क्रैंकेस जिसमें अपनी पूरी असेंबली रखी होगी, हेड ब्लॉक के ऊपर ये 2 वॉल्व्स और एक स्पार्क प्लग, इसके अंदर पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन पिन, पिस्टन रिंग, क्रैंक पिन, क्रैंक शाफ्ट, ठीक। इसके बाद कैम शाफ्ट, कैम, पिस्टन रॉड, पिस्टल रॉड के बाद रॉकर आर्म के बाद बस। मैकेनिक वालों की लैंग्वेज में रॉकर आर्म को चिड़िया बोलते हैं, और रॉकर आर्म जिस शाफ्ट पे लगी होती है उसको बोलते हैं बंसी। चिड़िया बैठी है बंसी पे, वो कहलाती है फ्लूट, है ना। तो ये अपने बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन, ठीक है। कोई डाउट किसी में, हर कंपोनेंट का यूज समझ में आया, सिलेंडर का कोई यूज नहीं। अब एक बात बताते हैं, इसी में देख लेते हैं अपन स्ट्रोक किसको बोलते हैं, फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी जो पोजीशन का गैप रहता है उसको स्ट्रोक बोलते हैं। हाँ, जो पोजीशन का गैप होता है उसको स्ट्रोक की लेंथ बोलते हैं उसको, वो लेंथ है। और जो उतना डिस्टेंस कवर होता है उसको स्ट्रोक बोलते हैं। जो नहीं, स्ट्रोक बेसिकली एक एक्टिविटी है
जो पिस्टन परफॉर्म करता है यहाँ से लेकर वहां तक के मोशन में, ठीक है। तो ये इंजन के कंपोनेंट देखे अपन ने। अब देखते हैं इंजन की टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है। जैसे मैंने बात करी अभी स्टोक, वैसे ही एक आपने वर्ड सुना होगा बोर। बंदूक के केस में सुना होगा 12 बोर की बंदूक जो डाकू लोग यूज करते हैं। बोर क्या होता है? इंजन टर्मिनोलॉजी। तो बोर्ड्स क्या होता है? नहीं पता। बोर, बोर बोले तो जो आपका सिलेंडर है उसका इंटरनल डायामीटर क्या कहलाता है? बोर। मतलब अगर ये मेरा सिलेंडर है, अब तो ऐसे ही बना लेता हूँ, पूरा सिलेंडर बनाने की जरूरत नहीं है। ये इसका टॉप व्यू, ठीक है। तो ये जो डायामीटर है सिलेंडर के इनर वॉल्स का, वो क्या कहलाता है? बोर। डी से डिनोट करते हैं जनरली इसको। और सारे इंजन के जो मेजरमेंट्स है वो जनरली अपन mm में लेते हैं। पिस्टन अब रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, तो पिस्टन अगर रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है तो कोई ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां से वो अपनी डायरेक्शन वापस चेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स अपन ने मार्क करके रख लिए कि पिस्टन को इसके आगे जाने की परमिशन नहीं है, इसके नीचे जाने की परमिशन नहीं है। ये कहलाते हैं आपके डेड सेंटर्स। डेड सेंटर्स बोले तो वो जगह जहाँ के बाद जाने की परमिशन नहीं है। तो रोड्स के ऊपर अपने को डेड एंड्स दिखते हैं। तो डेड एंड्स मतलब इसके आगे रोड नहीं है। पिस्टन को बता दिया कि इसके आगे तुमको जाने की जरूरत नहीं है। ये क्या कहलाता है? डेड सेंटर्स। डेड सेंटर्स जनरली हम लोग जो हेड वाला साइड का डेड सेंटर होता है उसको टीडीसी या आईडीसी बोल सकते हैं, टॉप डेड सेंटर और इनर डेड सेंटर। इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के केस में टॉप और बॉटम वाली बात नहीं कर सकता मैं, तो उसके केस में अंदर वाला सेंटर और बाहर वाला सेंटर। अंदर वाला सेंटर मतलब हेड साइड पे जो है वो, और बॉटम वाली साइड के सेंटर को बॉटम डेड सेंटर जब वर्टिकल इंजन रखा हो तब, या ओडीसी आउटर डेड सेंटर। एक इनर हो गया और एक आउटर हो गया। पिस्टन बीच में ही बना लेता हूं, ट्रैवल करेगा सिलेंडर। तो फर्स्ट चीज आपने देखी बोर। बोर क्या होता है? इंटरनल डायामीटर। सिलेंडर का जो ब्लॉक है उसके अंदर का जो डायामीटर है वो कहलाएगा आपका बोर। टॉप व्यू में देखने में आसानी रहती है, ठीक है। सेकेंड चीज डेड सेंटर्स। डेड सेंटर्स पिस्टन सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, वो पर्टिकुलर पॉइंट्स सिलेंडर के ऊपर या वो पर्टिकुलर प्लेसेस, लिमिट्स जिसके बाद पिस्टन अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, ठीक है। सिलेंडर के इनर साइड पे भी और सिलेंडर के आउटर साइड पे भी, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग मोशन अगर पिस्टन कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी एक डायरेक्शन में भी उसका एक एंड होगा जहां से वो अपनी वापस रिवर्स आता है, बॉटम साइड पे भी एक एंड होगा जहां से वो वापस अपर साइड पे जाता है। तो वो पर्टिकुलर पोजीशंस पिस्टन की जिसके बाद पिस्टन अपनी डायरेक्शंस को चेंज करता है वो कहलाते हैं अपने डेड सेंटर्स। डेड सेंटर्स अपने को 2 मिल सकते हैं, एक होगा आपका टॉप डेड सेंटर टीडीसी और एक मिलेगा अपने को बॉटम डेड सेंटर बीबीसी। ये फेमस नाम है दोनों के। टीडीसी को ही आप आईडीसी भी बोलते हैं।
और करके लिख देता हूँ यहाँ पे, इनर डेड सेंटर IDC इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल इंजन। ये इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल इंजन ये नाम लूंगा, इन केस ऑफ वर्टिकल इंजन TDC। इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल इंजन इसको क्या बोलोगे आप? आउटर डेड सेंटर। ODC। जैसे आप स्टीम इंजन अगर आपने कभी बचपन में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा हो तो उसमें IDC और ODC की बात करता है, क्योंकि स्टीम इंजन जनरली कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। इतना बड़ा बल्कि इंजन अपन वर्टिकल पोजीशन में ले सकते, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। डेड सेंटर्स, स्ट्रोक अपन बात कर रहे थे अभी, स्ट्रोक क्या आता है? थर्ड चीज जो सबको समझ में आती है, कई बार जब स्ट्रोक की बात निकलती है तो लोग जनरली क्या बोलते हैं? 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। बट स्ट्रोक बोले तो क्रिकेट खेलते हो, उसमें स्ट्रोक मारते हैं, वो उसमें स्ट्रोक क्या होता है? शॉट मारना, थपथपाना, झटका देना। स्ट्रोक इवेंट को भी बोल सकते हैं, घटना को भी बोल सकते हैं। तो एक इवेंट जो पिस्टन परफॉर्म करता, एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाने का एक झटका, तो पिस्टन का एक झटका मतलब एक एक्टिविटी। झटका कहां से कहां तक हो सकता है? एक डेड सेंटर से लेकर दूसरे सेंटर तक। तो स्ट्रोक इज बेसिकली मोशन ऑफ पिस्टन फ्रॉम वन डेड सेंटर टू अदर डेड सेंटर, या मोशन ऑफ पिस्टन, पिस्टन का मोशन है कहां से कहां तक? एक एक्सट्रीम पोजीशन से लेकर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, और इन एक्सट्रीम पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं? डेड सेंटर्स। ठीक है, तो स्ट्रोक क्या बोल सकते हैं? इट इज मोशन ऑफ पिस्टन फ्रॉम वन डेड सेंटर टू अदर पिस्टन का एक डेड सेंटर से दूसरे डेड सेंटर तक का जो मोशन है स्ट्रोक इज बेसिकली मोशन ऑफ पिस्टन फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अनदर स्ट्रोक। अब अपन बात कर रहे थे, जैसे तुमने डेफिनेशन में बोला था कि स्ट्रोक क्या होता है, तो डिस्टेंस होता है। उस डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रोक लेंथ। स्ट्रोक मतलब वो एक्टिविटी जिसमें पिस्टन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाता है। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाने में पिस्टन जितनी लेंथ ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं अपने स्ट्रोक लेंथ। तो स्ट्रोक लेंथ इज बेसिकली डिस्टेंस between two dead centers। पिस्टन एक डेड सेंटर से लेके दूसरे डिस्टेंस तक कितना डेड सेंटर तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं अपन स्ट्रोक लेंथ। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजीज में एक बोर, सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर जो है वो कहलाता है अपना बोर। डेड सेंटर्स, पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में पिस्टन की वो पोजीशन जहां से वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, वो एक्सट्रीम पॉइंट जिसके बाद पिस्टन अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा वो कहलाते हैं डेड सेंटर। डेड सेंटर दो टाइप के होते हैं, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। और हॉरिजॉन्टल इंजन्स के केस में अपन बोल सकते हैं उसको इनर डेड सेंटर और आउटर डेड सेंटर। ठीक है, देन स्ट्रोक को डिफाइन किया हम लोगों ने, पिस्टन का मोशन फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अनदर एक्सट्रीम पोजीशन, दैट एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एज डेड सेंटर। मतलब पिस्टन एक डेड सेंटर से दूसरे डेड सेंटर तक कितना ट्रैवल कर रहा है, ये झटका उसका क्या कहलाएगा? स्ट्रोक। और कितनी लेंथ ट्रैवल हो रही है उस स्ट्रोक के ड्यूरेशन में, वो अपन बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू डेड सेंटर्स इज स्ट्रोक लेंथ। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट आगे। अब अपने को पता है पिस्टन मूव कर रहा है सिलेंडर के अंदर, पिस्टन क्या कर रहा है? सिलेंडर के अंदर मूव कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को पिस्टन फ्लो करवाते हुए
ऊपर ले जा रहा है, या ब्लो करवाते हुए ऊपर ले जा रहा है। मतलब मैं मान लो कि पिस्टन नहीं है, झाड़ू है, पिस्टन नहीं है, ये झाड़ू है, तो इसका एक कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है। इस क्रॉस सेक्शन एरिया को अपन आगे तक किसी लेंथ तक ट्रैवल करवा रहे हैं, एक डेड सेंटर से दूसरे डेड सेंटर। तो पिस्टन एक वॉल्यूम को अप्रोच कर रहा है, एक वॉल्यूम को कवर करते हुए स्वैप आउट कर रहा है ना। स्वैपिंग बोले तो झाड़ू लगाना, स्वैपिंग बोले तो झाड़ू लगाना। तो जिस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर पिस्टन अपना मोशन करवाता है, मतलब एक स्ट्रोक लेंथ ट्रैवल करने में वो जितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ट्रैवल करता है उसको आप कहते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट मींस वॉल्यूम ट्रैवल्ड बाय द पिस्टन या वॉल्यूम कवर्ड बाय द पिस्टन ड्यूरिंग वन स्ट्रोक लेंथ। एक स्ट्रोक लेंथ में पिस्टन जितना वॉल्यूम ट्रैवल करेगा या जितना वॉल्यूम कवर करेगा सिलेंडर का, वो कहलाएगा उसका स्ट्रोक लेंथ, स्ट्रोक वॉल्यूम या स्वेप्ट वॉल्यूम। SWEPT, स्वेप्ट वॉल्यूम। और वर्ड नाम से ही क्लियर है, स्वीपिंग मतलब झाड़ू लगाना या पोछा लगाना। तो पिस्टन क्या कर रहा है, सिलेंडर के अंदर इतने पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर झाड़ू लगा रहा है। जितना वॉल्यूम वो ट्रैवल कर रहा है ड्यूरिंग अ स्ट्रोक लेंथ इज कॉल्ड एज स्वेप्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम covered by the piston in one stroke, है ना। स्वेप्ट वॉल्यूम को अगर डिनोट करता हूं तो स्वेप्ट वॉल्यूम SWEPT, स्वेप्ट वॉल्यूम VS इज इक्वल्स टू, क्या कह सकते हैं इसको अपन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका इनटू लेंथ। तो मतलब जो वॉल्यूम वो कवर कर रहा है वो किस शेप का है, सिलेंडर की शेप का है। सिलेंडर का पोर्शन है तो सिलेंडर की शेप का है। और सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकलते हैं, एरिया इनटू लेंथ। एरिया वेयर ए क्या है, where A is area of section cylinder। मतलब क्या एरिया, ये डायामीटर B का ये जो एरिया है वो A है, और उस A एरिया को कितनी लेंथ तक ट्रैवल करवा रहे हो आप, L लेंथ तक। तो टोटल वॉल्यूम हो गया A इंटू L। और आपको पता है ये एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया अपन कैसे लिख सकते हैं, VS इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 डायामीटर का स्क्वायर इंटू डायामीटर की टर्म्स में। ठीक है, आप लोगों ने बचपन में रेडियस की टर्म्स में सुना होगा, पाई आर स्क्वायर एल। आर की जगह अगर डायामीटर लिखना चाहूँ तो आर बराबर रेडियस बराबर डायामीटर का हाफ डी बाई टू। डी बाई टू का स्क्वायर करूंगा तो डी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो यह हुआ आपका स्वेप्ट वॉल्यूम। इस रीजन के जो वॉल्यूम को आप क्या बोलोगे, ये ब्लू कलर से मैं इसको पेंट कर देता हूँ। ये आपका कौन है, VS है। ये रीजन का वॉल्यूम आपका स्वेप्ट वॉल्यूम। इसके बाद टॉप डेड सेंटर से लेकर सिलेंडर के हेड तक एक वॉल्यूम बचता है आपके पास। टॉप डेड सेंटर से लेकर सिलेंडर के हेड तक वॉल्यूम बचता है, जिसको मैं डिनोट करता हूँ VC से, रेड मार्किंग। ये कौन है, क्लियरेंस वॉल्यूम, हेड की अपर वॉल। टॉप डेड सेंटर या इनर डेड सेंटर से लेकर हेड के बीच का जो वॉल्यूम बचा है उसको आप बोलते हो क्लियरेंस वॉल्यूम। तो अपनी नेक्स्ट पॉइंट अपना क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम इज वॉल्यूम
between top dead center or inner dead center, between top dead center and top dead center or inner dead center and cylinder head, है ना? टॉप डेड सेंटर या इनर डेड सेंटर और सिलेंडर हेड के बीच का जो वॉल्यूम बच रहा है उसको क्या बोलोगे आप? क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है? मतलब उस पर्टिकुलर जगह पे पिस्टन नहीं जा पाता। जैसे अगर मेरा ये पूरा सिलेंडर मैं लूं, पिस्टन ने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल किया, तो ये अपना क्या हुआ? स्वेप्ट वॉल्यूम हुआ। और इसके ऊपर जो खाली जगह है जहाँ पे ये मेरा हाथ नहीं जा पा रहा है, क्लियरेंस, वो क्या है? ये वाली स्पेस क्लियरेंस वॉल्यूम, जो मेरी उंगली वाली दिख रही है ऊपर वाली, ठीक है? तो क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशो आता है, इसको आप बोलते हो क्लियरेंस रेशो। इसी को कंप्रेशन रेशो भी बोल सकते हैं, लेकिन पहली बात तो क्लियरेंस रेशो या कंप्रेशन रेशो, ठीक है? बेसिकली इसको कंप्रेशन रेशो वर्ड ज्यादा बोलते हैं क्योंकि इफिशिएंसीज वगैरह जब कंपेयर करने जाते हो तो हम लोग देखते हैं कि कंप्रेशन के पहले का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कंप्रेशन के बाद वॉल्यूम। कंप्रेशन स्टार्ट हुआ वहां से वॉल्यूम, तो कंप्रेशन स्टार्ट कहां से होगा? बॉटम से। तो टोटल वॉल्यूम जो है वो, और कंप्रेशन खत्म कहां हो जाएगा? पिस्टन इसके आगे मूव नहीं कर सकता, तो बचेगा वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो कंप्रेशन रेशो ऑफ एनी इंजन इज रेशो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू द क्लियरेंस वॉल्यूम, है ना? तो कैसे लिखूं इसको? इट इज द रेशो of total volume of cylinder to clearance volume। तो कंप्रेशन रेशो डिनोट करते हैं अपन R से। R कंप्रेशन रेशो इज इक्वल्स टू total volume divided by clearance volume। total volume divided by clearance volume, और R को बोलते क्या हो? compression ratio। तो कंप्रेशन रेशो R इस सब कर देता हूं। कंप्रेशन रेशो R इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। टोटल वॉल्यूम कैसे बोलोगे दादा? इसका स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, वॉल्यूम स्वेप्ट प्लस वॉल्यूम क्लियरेंस डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम VC, ठीक है? अलग अलग डिवाइड करता हूं तो ये आएगा 1 प्लस VS अपॉन VC। तो ये चीज आपको याद रखनी। एक स्वेप्ट वॉल्यूम कैसे निकालोगे? वो स्वेप्ट वॉल्यूम मतलब वो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। एक होती है क्यूबिक कैपेसिटी, cubic capacity is basically volume of cylinder। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो क्यूबिक कैपेसिटी। अगर एक गाड़ी के अंदर एक से ज्यादा सिलेंडर है, नंबर ऑफ सिलेंडर्स है, तो एक सिलेंडर की जितना क्यूबिक में वॉल्यूम है ना? एक सिलेंडर का जितना वॉल्यूम है इनटू टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर। क्यूबिक कैपेसिटी निकालते हैं हम लोग, इट इज इक्वल्स टू n इनटू टोटल वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर। एन क्या है? देखा होगा आप गाड़ी बाइक्स वगैरह अगर देखते हैं तो ये 180 सीसी की है, 150 सीसी की है, 200 सीसी की है, तो उनका टोटल वॉल्यूम जो है वो उनकी क्यूबिक कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है, अब ये टोटल वॉल्यूम क्या चीज़ है? जैसे कार्स की बात करें तो 800 बोला है, तो 800 के अंदर 3 सिलेंडर्स है, तीनों सिलेंडर्स का वॉल्यूम मिलाकर कितना है? 800 क्यूबिक सेंटीमीटर का है। सीसी बोले तो क्यूबिक सेंटीमीटर में मेजर करते हैं अपन उसको। ठीक है, और इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि जब आप नंबर ऑफ सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो अपन नंबर ऑफ सिलेंडर्स के अरेंजमेंट के साथ में, दैट मींस अपना जो पोर्शन है क्लासिफिकेशंस ऑफ आईसी इंजन्स, वो नेक्स्ट क्लास में अपन इस चीज़ को और आगे कवर करते हैं। थैंक यू।